नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं एफसीआरए नॉर्म्स के बारे में। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ना अभी इन नॉर्म्स को जो है ना वेव ऑफ कर सकती है। अभी क्या सिचुएशन है, पूरा मामला क्या है? तो देखिए, जो एफसीआरए होता है जिसका मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो इसको यहाँ पर फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं हम। तो इसके थ्रू ना जो भारत की एनजीओज हैं, एनजीओज मतलब जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो कि अलग अलग दायरे में काम कर रही होती, मतलब सेवा अनुभाव से मतलब काम करती। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं कि अगर किसी ने यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए काम करना है ना, तो एजुकेशन के लिए वो यहाँ पर जो भी उनको फंडिंग आती है, पैसा आता है बाहर से, उसको वहां पर लगाते हैं। अगर किसी ने किसी यहाँ पर जो वृद्ध आश्रम है उसको चलाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, तब भी फॉरेन फंडिंग आती है, उस पैसे से चलाते हैं काम। जैसे ये दो प्रोमिनेंट एनजीओ है भारत की, एक है हेल्प एज इंडिया, ओके, ये उसका लोगो है हेल्प एज इंडिया का। और दूसरा है ये नन्ही कली, ओके, ये यहाँ पर गर्ल चाइल्ड की जो एजुकेशन है उसके लिए यहाँ पर ये एनजीओ काम करता है। इसके इसके पास भी फॉरेन फंडिंग आती है, पैसा आता है। और यहाँ पर जो हेल्प एज इंडिया है, तो मतलब ये बुजुर्गों के लिए है, ओके, तो इनके लिए भी यहाँ पर पैसा आता है बाहर से, जिसके चलते एनजीओ काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। तो अभी सितंबर 2020 की बात है कि भारत सरकार ने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के जो यहाँ पर कुछ नॉर्म थे जिनको कि अमेंड किया। अमेंड इसलिए किया कि थोड़ी सी सख्ताई और बढ़ा दी कि जो बाहर से पैसा हमारी एनजीओ को मिल रहा है ना, तो मतलब उसकी थोड़ा सा भारत सरकार अब नजर रखेगी। नजर इसलिए रखेगी क्योंकि वो जो बाहर से पैसा आ रहा है हमारी एनजीओ के पास जा रहा है, कहीं उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए, किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज के तहत उसका उस पैसे का इस्तेमाल ना हो जाए। तो अभी ये इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बनती है होम मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, जिसके की मंत्री हैं अमित शाह जी। ओके, तो मतलब जब भी हम बात करेंगे ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की, तो इसको मैनेज करते हैं, कौन मैनेज करते हैं? यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वही। ओके, तो ये बात ध्यान रखिए, इंटरनल सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर होती है। ओके, तो इसके अलावा अगर एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास होती है। तो चलिए अभी डिटेल में बात करते हैं। तो अभी बहुत सारी एनजीओज हैं, मतलब कि जो अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के समय ना काम कर रही हैं, जहां जहां पर भी जिस जिस चीज की जरूरत है। अगर सपोज करो, अगर कहीं पर कोई ऑक्सीजन की सिलेंडर्स की जरूरत है तो वो पहुंचा रही है। ओके, मतलब समाज सेवा का काम करती है एनजीओ, तो उनको भी पैसा चाहिए होता है बाहर से जो पैसा आता है। ओके, तो वो पैसे को लगाती हैं। तो अभी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का समय चल रहा है भारत में। ओके, ऑक्सीजन की वैसे शॉर्टेज है, वैक्सीन जो है ना पर्याप्त मात्रा में उसकी सप्लाई नहीं आ रही है। ओके, राज्य हाथ खड़े करे जा रहे हैं। और अभी इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। ओके, तो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो तभी आएगा जब पैसा होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी एनजीओज हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है होम मिनिस्ट्री से कि आप जो एफ सी आर ए लॉ, जो कि अभी अमेंड किया गया था सितंबर 2020 में, उसको ना जो आपने नॉर्म्स रखे थे, मतलब जो स्ट्रिक्टर नॉर्म्स थे ना, उनको आप थोड़ा वेव ऑफ कर दो अगले 6 महीनों के लिए। ओके, ता जो कि हमें कोई दिक्कत ना आए बाहर से जो पैसा आ रहा है हमारे पास। ओके, जितनी जल्दी पैसा हमारे पास अवेलेबल होगा उतनी जल्दी हम लगाएंगे, तो यहाँ पर किसी की जान बच सकती है। तो यहाँ पर अगर बात करें होम मिनिस्ट्री की, तो यही रिस्पॉन्सिबल होती है, ये जो एफ सी आर ए के जो लाइसेंस इशू होते हैं एनजीएस को। ओके, तो यही लाइसेंस ग्रांट करते हैं, तो यही रिन्यूएबल, इनका रिन्यूएबल भी करते हैं। मतलब कि एक बार जब एक समय तय समय सीमा के तहत अगर एक्सपायर हो गया लाइसेंस, तो बाद में जब रिन्यूअल कराना तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही करेगी। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो नॉर्म्स थे जो कि सितंबर 2020 में अमेंड करके बनाए थे, तो उनको ये 31 मई के बाद ही जो ना भारत सरकार इनको वेव ऑफ करेगी। ओके, जबकि एनजीओ दोबारा आएंगे उनके पास लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए अपना। तो यहाँ पर लास्ट सितंबर को ये अमेंड हुआ था। तो इसके अलावा यहाँ पर जो एनजीओ जिनके पास यहाँ पर एफ सी आर ए लाइसेंस होता है, तो वो भी यहाँ पर उनको समय दे दिया गया है 31 मई तक का, कि मतलब आपने रिन्यूअल करवाना है तो उसकी तैयारी करनी है। अगर बात करें अमेंडेड एफ सी आर ए की, जो कि सितंबर 2020 में किया गया था, तो उसमें यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहां पर बात रखती गई थी उस अमेंडमेंट के तहत, समरी इंक्वायरी एंड ऑर्डर ए वायलेटर नॉट टू यूज फॉरेन फंड्स। मतलब कि अभी ऐसा होगा, जो भी एनजीओ बाहर से पैसा लेना चाहेंगी ना, सबकी पहले छोटी इंक्वायरी होगी, सबकी होगी। और बाद में देखा जाएगा कि जो मतलब वायलेटर है, मतलब जो गाइडलाइंस को फॉलो करके नहीं चल रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी? तो वो फॉरेन फंड्स को आगे यूज ही नहीं कर सकता। ओके, अगर उसके पास फॉरेन फंड्स आ भी जाते हैं तो उसको यूज ही नहीं कर सकता। ओके, तो ये यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई। तो अभी पहले क्या होता था, पहले जो बंदा जो गिल्टी पाया जाता था, मतलब कि किसी ने गलती कर दी, दोषी पाया गया, तब जाकर ऐसी यहाँ पर ना दंड दिया जाता था, मतलब कि आपने एक्ट को वायलेट, मतलब आपने वायलेट किया है, जो रूल्स थे उनको वायलेट किया है। लेकिन अभी पहले से ही कर देते हैं, पहले से ही यहाँ पर इंक्वायरी बैठा देते हैं, पहले से ही देखते हैं कि अगर फंडिंग आई है, अगर आने वाली है,
तो नहीं मतलब नहीं ले सकते वो फंडिंग, अगर आ गई है तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा बात करें कि बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो कि भलाई का काम करती हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर जो यूज़ हो फॉरेन डोनेशन का, मतलब अगर हमारे पास पैसा आ गया है ना, तो उस फॉरेन डोनेशन का यहाँ पर यूज़ किया जाए। ओके, तो मतलब इसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, जिसके तहत ये चाह रहे हैं कि मेडिकल और जो लॉजिस्टिकल एड है ना, वो कम से कम इनकी सप्लाई जो है यहाँ पर जो छोटी एनजीओज है जो कि रूरल एरियाज में या छोटे अर्बन एरियाज में काम करती है, तो सप्लाई वहां तक पहुंचाई जाए। अगर उनके पास फॉरेन डोनेशन है तो उसका वो इस्तेमाल कर सके, उसकी यहाँ पर इजाज़त उनको दी जाए। इसके अलावा बाहर से भी अगर पैसा उनको चाहिए तो वो पैसा वो मंगवा सके, इसकी इजाज़त उनको दी जाए। तो यहाँ पर कंडीशन वही है। यहाँ पर ऑफिशियल भी ये बात कह रहे हैं कि हमें पता है कि बहुत सारी एनजीओस यहाँ पर यूएसए, कनाडा, यूके में भी काम करती हैं, जो कि जिनके काउंटर पार्ट्स भारत में हैं, और यहाँ पर वो फाइनेंशियल एड भेजते रहते हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसके रिगार्डिंग भी वो ध्यान रख रहे हैं कि मतलब कहीं कोई गलत एलिमेंट जो ना वो मतलब आगे परस्यू ना हो जाए। और इसके अलावा बात करें कि जो होम मिनिस्ट्री है वो चाहती थी कि जो भी एनजीओ उसके अंतर्गत जो यहाँ पर एफसीआरए के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड है ना, तो यहाँ पर अपना एक अकाउंट खोलें यहाँ पर एसबीआई की किसी भी स्पेसिफाइड ब्रांच में 31 मार्च से पहले पहले, तो यहाँ पर ये चाह रहे थे। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जो कि एनजीओ के द्वारा किए जाते हैं एक एनजीओ को चलाने के लिए, तो उसमें भी खर्चा होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपॉइंट होता है जिनको सैलरीज वगैरह देनी है। ओके, तो मतलब कि तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं कि इसको कम करना है 50% टू 20%। जितनी भी आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आती है तो उसको मतलब अगर 50% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर, खर्चों के ऊपर आप लगा रहे हैं ना, उसको कम करो, 20% करो। ज्यादा से ज्यादा पैसा ना वो वेलफेयर के लिए जाना चाहिए, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर। तो यहाँ पर आगे बात की कि जो भी ऑफिस बेरर होंगे, मतलब जो संचालन कर रहे हैं, या जो डायरेक्टर्स होंगे, या फिर कोई और जो अदर की फंक्शनरीज होंगे जिसके चलते यहाँ पर उस एनजीओ को चलाया जा रहा ना, तो मतलब कि उन सबको अभी अपना आधार नंबर जो है ना वो प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पर ये मैंडेटरी कर दिया गया है, जो नया अमेंडमेंट की है सितंबर 2020 में, उसके तहत। तो अभी ये भी बात की जा रही है कि अगर किसी केस में जो एनजीओ का बोर्ड है अगर वो इंडियन नहीं है, तो उस समय यहाँ पर उनके पासपोर्ट की एक कॉपी लगेगी। और इसके अलावा जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया उनका एक कार्ड बनता है बाकायदा, तो वो कार्ड उनको यहाँ पर ना वो प्रदान करना होगा। इसके अलावा बात करो अगर एनुअल जो इनफ्लो आता है ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पर अगर 2016-17 से लेकर 2018-19 तक की बात करें तो ये 58,000 करोड़ तक का इतना पैसा आया था, कि ये रुपीस में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर फॉरेन फंड जो है ना वो यहाँ पर कौन कौन से दायरे में यहाँ पर आते हैं, कौन कौन से दायरे में लगते हैं, जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर एनजीओ होती हैं जो कल्चर के मायने में काम करती हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर काम करती हैं, कुछ एजुकेशनल, कुछ रिलीजियस, कुछ सोशल प्रोग्राम्स के ऊपर काम करती हैं। ओके, तो यहाँ पर तभी मिलता है यहाँ पर इनको अप्रूवल जब यहाँ पर जो अगर वो एफसीआरए के थ्रू रजिस्टर करती हैं होम मिनिस्ट्री में अपने आप को, कि तभी जाकर इन्हें अलग अलग दायरों में जो है को यहाँ पर इजाजत मिलती है कि आप जो है फंडिंग ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभी अगर इस मार्च तक की बात करें तो अभी तक यहाँ पर 78 एनजीओज हैं जिनको कि एफसीआरए लाइसेंस जो ना वो अवार्ड किए जा चुके हैं। तो इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ, मतलब जो भारत की टॉप 10 एनजीओज है ना, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन निकलते हैं। तो सबसे पहले यही हेल्प एज इंडिया, तो इसका यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट 1978 में हुआ था, ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पर बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए इसको बनाया गया है। स्माइल फाउंडेशन 2002 में बनी थी चाइल्ड एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए। गूंज लिमिटेड 1999 में बनी थी, ये कपड़े के यहाँ पर मामले काम करती है, जिसको मतलब कपड़े वगैरह नहीं होते उसको ये चीज़ प्रदान करती है। ओके, इसके अलावा क्राई 1979 में बनी थी चाइल्ड राइट्स के रिगार्डिंग। गिव इंडिया ये 1999 में बनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग दायरों में काम करती है। ननी कली मैंने बताया था कि गर्ल एजुकेशन में काम करती है। ओके, उसके बाद है सरगम संस्था। ओके, तो ये आम लोगों के लिए भलाई के लिए मतलब जहां पर भी जरूरत पड़ती है 1986 में इसको बनाया गया। समान फाउंडेशन 2007 में बनी, पटना बिहार में लोकेशन है इसकी, आम लोगों के लिए यहाँ पर भलाई के लिए काम करती है। प्रथम की बात करें ये भी चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम करती है। अगर लेपरा सोसाइटी की बात करें ये जो ना हेल्थ के लिए काम करती है, तो उसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपने व्यूज जरूर दें, फीडबैक दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।